Hello everyone, I'm Dr. Heni Soneja, a consultant endocrinologist based in Gurgaon. I'm going to talk about GDM or gestational diabetes. It is a condition in which we notice elevated blood sugar levels in pregnancy after 20 weeks of pregnancy. So, matlab, in the fifth month or after that, if the blood sugar levels are elevated, that is called gestational diabetes. It is an indicator of underlying problem with insulin production or insulin resistance. There are specific cutoffs which we look for in pregnancy. हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में फास्टिंग शुगर 92 से कम होना चाहिए और खाने के 1 घंटे पे 140 से कम होना चाहिए। और अगर हम 2 घंटे पे चेक करते हैं खाने के तो 120 से कम चाहते हैं ब्लड शुगर का लेवल। बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल जो है को चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट करता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेकफास्ट के बाद की ही शुगर का लेवल हम देखना चाहते हैं, हम ये भी देखना चाहते हैं कि लंच के बाद का कितना है, डिनर के बाद का कितना है, ताकि उसी हिसाब से आपकी मेडिकेशंस या इंसुलिन की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो वो किया जा सके। जेस्टेशन डायबिटीज़ के लिए जो सबसे पहली चीज़ रहती है वो होता है हमारे डाइट में जो हमें मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है। न्यूट्रिशनिस्ट प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग यू रिगार्डिंग दैट इन डिटेल। एंड काफ़ी बारी डाइट के साथ ही जेस्टेशन डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। हमारा खाना हमारे लिए दवा का काम करता है जेस्टेशन डायबिटीज़ में। सो डू नॉट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज डाइट चेंजेस एंड टॉक टू योर न्यूट्रिशनिस्ट इन डिटेल। नंबर 2 रहता है हमारा वॉक का। सो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद 15 मिनट्स की वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंड इसके साथ ही 15 से 20 पॉइंट शुगर का लेवल जो है उससे ही कम आ जाता है। सो वो भी अपने आप में दवा का काम होता है। इसके अलावा अगर ये इन चीज़ों के बाद भी हमारा अगर ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रह रहा है तो हमें कई बारी बाहर से हेल्प की ज़रूरत होती है, विच कैन बी डन इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। या तो मेटफॉर्मिन वाली दवा होती है जो हमारे को चाहिए रहती है या हमारे लिए सूटेबल रहती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द डॉक्टर थिंक्स फॉर यू एज पर द ग्रोथ ऑफ द बेबी एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। और दूसरा होता है इंसुलिन। अब इंसुलिन के बारे में लोगों के दिमाग में कई बारी काफ़ी गलतफहमियां होती हैं। Insulin, please remember, it is the safest medication during pregnancy for controlling your blood sugar levels. Safe for you and for the baby also because it does not get transmitted to the baby. इंसुलिन जो है वो बच्चे में नहीं जाता है, इसीलिए वो बिल्कुल सेफ रहता है प्रेगनेंसी में यूज़ कर। कई बारी हमें 1 से 4 बार तक के इंसुलिन इंजेक्शंस वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है प्रेगनेंसी में। वो ज़्यादातर सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान के लिए हमें चाहिए रह रहा होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के साथ में डिलीवरी के तुरंत बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन रिक्वायरमेंट दोनों हमारी काफ़ी कम हो जाती है जैसे ही डिलीवरी होती है। तो ज़्यादातर वो डिलीवरी के बाद हमें नहीं चाहिए रह रहा होता है। और इस समय पे इंसुलिन यूज़ करने से ऐसा नहीं है कि हमारी इंसुलिन डिपेंडेंस हो जाएगी या पूरी उम्र हमें इंसुलिन देना पड़ेगा या किसी ऑर्गन्स वगैरह पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आजकल जो इंसुलिन पेन्स आते हैं उनकी नीडल्स बहुत पतली होती हैं एंड दे आर वेरी इजी टू इंजेक्ट। जितना पेन हमें ब्लड शुगर चेक करने में होता है उससे कहीं ज़्यादा कम पेन होता है इंसुलिन इंजेक्शन के साथ। प्रेगनेंसी में भी इस सलाह दी जाती है कि ये पेट पे लगाया जाए एंड इट इज़ टोटली सेफ टू टेक इट ऑन द स्टमक। इवन फुल टर्म प्रेगनेंसी में भी पेट पे आराम से लगाया जा सकता है इंसुलिन। ये हमारे बेबी में कहीं नहीं चला जाएगा पेट पे लगाने से, सो उस चीज़ की चिंता नहीं करिए। अब बात आती है डिलीवरी के बाद क्या होगा। काफ़ी बारी लोग प्रेगनेंसी में तो अपना डाइट कंट्रोल कर लेते हैं, वॉक वगैरह का भी ध्यान देते हैं, ये सोच के हाँ बस डिलीवरी होगी उसके बाद मेरा जो मन आएगा मैं सब कुछ करूँगी। वेल यस, थिंग्स विल चेंज आफ्टर डिलीवरी। हमारा ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल आ जाता है, लेकिन what we have to remember is that whatever modifications we make during pregnancy to help control our blood sugar levels, we have to keep in mind that we want to do it for long term so that we don't develop diabetes early on in life.
जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ की शिकायत होती है, 1/3 ऑफ दीज वुमेन मतलब 30% औरतों को अगले 5 साल में डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन 70% औरतों को नहीं होती है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो हम उस वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं जहाँ पे हम डायबिटीज़ को डिले कर सके या प्रिवेंट कर सके। डिलीवरी के बाद के शुरू के जो 6 से 9 महीने होते हैं, उसमें सबसे आसान होता है हमारे लिए एक्सेस वेट लूज़ करना और अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हमारे लिए समझ लीजिए बैठे बिठाए वेट लॉस का साधन है। अगर शुरू के 6 से 9 महीने में डिलीवरी के बाद हम अपना वेट लूज़ कर लेते हैं, उस समय पे कहीं ज़्यादा आसान है। अगर हम साल भर के लिए वेट करते रहते हैं कि हाँ अभी तो चलो बच्चा छोटा है, बाद में मैं ध्यान दूंगी, बाद में वो वेट नहीं लूज़ हो पाता है। इट इज़ नॉट ईजी टू यूज़ दैट वेट। सो बी पर्टिकुलर अबाउट योर डाइट विच यू आर गोइंग टू फॉलो आफ्टर डिलीवरी, ताकि लॉन्ग टर्म में हम बेनिफिट गेन कर सके अपने लिए और डायबिटीज से बच सके लंबे समय के लिए। उसको हम काफ़ी देर तक डिले या पोस्टपोन कर सकते हैं। So please keep these things in mind when you're being diagnosed with gestational diabetes. Thank you.